नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। भारत के सख्त ऐतराज के बावजूद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी जेल से रिहा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के ढीले रवैये को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार पर जोर। सुरक्षा परिषद में भारत के दावों को किया पुख्ता। दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण गाइडलाइंस न मानने वाले बिल्डरों को कल से काम रोकने का आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक में छूट से इंकार। चित्तूर एनकाउंटर में फंसे पुलिसकर्मी। हैदराबाद हाई कोर्ट का हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश। तमिलनाडु में विरोध तेज। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी। 5% की दर से विकास। बीते 1.5 साल में सबसे ज्यादा उत्पादन। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी जकीर रहमान लखवी को जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दूसरे दलों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे पाकिस्तान की नाकामी भी करार दिया। भारत ने इसे सीमा पार आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान का ढीला रवैया बताया है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी शुक्रवार को रावलपिंडी जेल से रिहा हो गया। लाहौर हाईकोर्ट ने लोक व्यवस्था कानून के तहत उसे हिरासत में रखने का पाकिस्तान सरकार का फैसला रद्द कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर निराशा जताई है। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे हों, पड़ोसी देश है, दोस्ताना रिश्ते उसके साथ हों। लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हुआ है लखवी के मामले में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक है। दूसरे राजनीतिक दलों ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता और गंभीरता नहीं रहती। पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिए थे उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। क्या करेंगे, कोर्ट ने छोड़ा है वहां के। और हमने बार बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था जब लखवी को 2 बार छोड़ा तो पार्लियामेंट शुरू थी और पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा था कि लखवी ऐसा खतरनाक मुजरिम है कि वो 26/11 का जो मुंबई पे हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड रहा। मुंबई आतंकी हमले में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने इसे पाकिस्तान सरकार की नाकामी बताया है। ये बात साफ बताती है कि पाकिस्तान का पितल पूरी तरह से लखवी को बचाने की कोशिश में था। भारत पहले भी पाकिस्तान से कह चुका है कि वो सुनिश्चित करे कि मुंबई हमले के दोषियों को सजा मिले और वो जेल से बाहर न आ सकें। लश्कर ए तैयबा के आतंकी जकीर रहमान लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। उसे 2009 में 26/11 मुंबई हमले में 6 दूसरे लोगों के साथ आरोपी बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की ओर से उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए जाने के कारण उसे जेल से रिहा करना पड़ा। इससे पहले भी पाकिस्तान की कोर्ट ने 2 बार लखवी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस रिहाई को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारत की ओर से है और जो पाकिस्तान की ओर से मैं भी देख रहा था कि जो गैर सरकारी या फिर वहां के नेताओं या कुछ अधिकारियों की प्रतिक्रिया मिल रही है, उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि भाई मामला कोर्ट में था और वहां पर कोर्ट बिना सबूतों के उसे कितने दिन तक जेल में रख सकता था, इसे गैर कानूनी था। लेकिन भारत ने जो बात कही है और क्या ये कहा जाए कि इस पूरे मामले पर अदालती कार्रवाई में वहां की एजेंसियों ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था और शायद इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान सरकार का ढीला रवैया। जी बिल्कुल सही। आखिर में जो आपने कहा बिल्कुल सही है। सच्चाई तो यह है कि ये पूरा जो ट्रायल कुछ सालों से हो रहा है, सिर्फ लखवी का नहीं, दूसरे जो केसेस थे, ये एक तमाशा है, एक सर्कस है, वो भी एक घटिया तमाशा है। इसमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, और जब मैं रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं, मैं नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सरकार के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके आर्मी के बारे में बात कर रहा हूं, आर्म्ड फोर्सेस की, जो बड़े मुद्दों पे पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं। कब शुरुआत से ये बिल्कुल साफ है कि ये एक खेल था दिखाने के लिए कि हाँ, हमारे जुडिशियल प्रोसेस में हम भी
टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म को, लखवी जैसे लोगों को, लखवी के, ये तो बीबीसी में भी रिपोर्ट, दुनिया के प्रेस में रिपोर्ट आ चुका है कि वो जेल के अंदर से 5 स्टार कंफर्ट में अपना टेररिज्म के प्लान्स फैलाते हैं। हाफिज सईद के बारे में तो सारी दुनिया जानती ही है, जो $10 मिलियन के बाउंटी के बावजूद न सिर्फ पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनके लिए ट्रेन्स ऑर्गेनाइज करती है उनके रैलीज के लिए। तो ये बेसिक पॉइंट ये भूलना नहीं चाहिए कि ये लोग जो हैं, ये टेररिस्ट जो हैं, ये सिर्फ टेररिस्ट नहीं हैं, ये पाकिस्तान के एंटी इंडिया पॉलिसी के एसेट्स हैं और इनको एज एसेट्स बहुत सालों से पाकिस्तान इस्तेमाल करती है। तो ये जो हो रहा है, ये जैसे मैंने कहा एक घटिया फार्स है और हमें इसी नजर से इसको देखना चाहिए। और मैं एक बार फिर ये कहूं कि मुखर्जी साहब, जिस तरीके के सबूत भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सौंपे थे, वनस्पति में कहूं कि अमेरिका समेत कुछ और देशों के साथ साझा करने की बात हुई थी और जो इंटेलिजेंस एक तैयार किया गया था नेटवर्क, उसमें भी वो उनका शेयरिंग हुई थी, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान का ये रवैया है सामने, तो क्या इससे उसकी इमेज को या फिर उसके इस खोखलेपन को मैं कहूं कि वो बेनकाब नहीं हो सकता, या फिर दूसरे देश समझते नहीं है, या वाकई उनकी मजबूरी है फिलहाल उसके इस रुख के साथ शांत रहना, मौन रहना? देखिए, बेनकाब तो वो हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने नाम से इन टेररिस्ट को, दाऊद इब्राहिम से लेके हाफिज सईद से लेके उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर तैयबा, जमात दावा वगैरह को नाम से टेररिज्म के लिस्ट पे रखा है। अमेरिका ने नाम से टेररिज्म के लिस्ट में रखा है और उनके ऊपर बाउंटीज लगाई गई हैं। तो बेनकाब तो वो हो चुके हैं और मेरे ख्याल से भारत की सरकार ने जब सारे सबूत भेजे थे पाकिस्तान को, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी उम्मीद नहीं था कि पाकिस्तान सही काम करेगी, जुडिशियल प्रोसेस को आगे बढ़ा के इनको दंड देगी। मेरे ख्याल इतना मालूमात तो था ही कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा जो है कि भारत को मैक्सिमम हानि पहुंचाना जिस किसी तरह के से भी हो, तो वो लागू रहेगा। और लेकिन हमें ये करना था, इसलिए हमने किया। तो बेनकाब एक तरफ से तो वो हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हर देश अपना राष्ट्रीय हित देखता है। एक तरफ वो देश है जैसे यूएस है, जिसके पास सबसे ज्यादा सबूत हैं पाकिस्तान के टेररिज्म के सपोर्ट के बारे में। पाकिस्तान का इंटरनेशनल टेररिज्म के का हाथ जो है सबसे ज्यादा उनके पास सबसे ज्यादा सबूत है। और जानकारी और सबूत उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वही देश, क्योंकि उनको पाकिस्तान की मदद चाहिए अफगानिस्तान के सिलसिले में और दूसरे भी मुद्दे हैं, इसलिए अभी उनको $1 बिलियन एड अभी दिया है। तो हमें थोड़ा अपनी पॉलिसी जो है दृढ़ता से आगे बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता हूं कि अब असल में भारत जैसे देश के सामने किस तरह के विकल्प दिखते हैं, किस तरह की मुहिम उसके सामने जरूरी है, ताकि जो भारत का सबसे बड़ा मैं कहूं क्या एक वांटेड है प्रॉब्लम और सिक्योरिटी को लेकर जो इस तरह के संगठन हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? उसमें मैं एक ही बात कहूंगा। उसमें देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो है इंटरनेशनल प्रेशर, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें सारे देशों को, खासकर इंपॉर्टेंट देशों को, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके सब जगह, हमें ये बहुत ही सीरियसनेस से ये मुद्दा उनके सामने रखना है और सस्टेन करना है कि ये टेररिज्म सारी दुनिया सफर कर रही है और आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, गुड तालिबान बैड तालिबान वगैरह से नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। और क्योंकि आपको पाकिस्तान की कभी कभी जरूरत पड़ती है कूटनीति के हिसाब से, तो आप आंख मूंद के दूसरी तरफ नहीं देख सकते। एक तो ये इंटरनेशनल प्रेशर की बात हुई, लेकिन ये कहते हुए ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये ऑप्टिमिज्म हमें नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश हमारी मदद करेंगे। पाकिस्तान या कहीं और से भी जो टेररिज्म हमारे खिलाफ एम्ड है, वो काम हमें करना है और उसके जितने पॉलिसीज हैं काउंटर टेररिज्म के, उसको हमारे हाथ में है और हमें आगे बढ़ाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी दूसरे को सौंपें, ये नहीं होगा। और जिस तरीके से बातचीत बंद हुई दोनों देशों के बीच और वक्त जैसे ही गुजरता और ऐसा लगता है कि शायद अब
बातचीत के दरवाजे खुलेंगे। कोई न कोई एक बड़ा इंसिडेंट इस तरह का होता है। अब लखवी की रिहाई, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जरूरत पाकिस्तान को कुछ ऐसे कदमों की है दिखाने की ताकि लगे भारत को कि नहीं, भले ही आपकी से चूक हुई हो लेकिन आप भूल सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बाद शायद बातचीत का रास्ता भी खुले? बातचीत का रास्ता भारतवर्ष की तरफ से हमेशा खुला रहा है। ये जो बातचीत बंद हुई किया था हमने थोड़ी देर के लिए, उसके कारण थे क्योंकि हमारे एडवाइस के खिलाफ जानबूझ के उन्होंने जो हुर्रियत से बातें शुरू की वगैरह, तो हमें भी एक सिग्नल देना था कि देखिए अगर बातचीत करिए तो कुछ उसके भी अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर आप वो लक्ष्मण रेखा को तोड़ तोड़ के क्या कहते हैं हमेशा उसी रास्ते पे चलेंगे ताकि बातचीत की बुनियाद शुरुआत होने के पहले से ही वो माहौल खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर गए, तो हमारे तरफ से भारतवर्ष ने कभी भी बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं किया है। जबकि 1990-1991 से ये ऑपरेशन टोपाज, ये डेथ विद 1000 कट्स वगैरह, इन्फिल्ट्रेशन, कश्मीर का जो हाल है वो तब से चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से दो कारण हैं पाकिस्तान में ये एक कदम आगे और दो कदम पीछे लेने का। नंबर 1, जैसे मैंने कहा, उनका 1 पॉइंट एजेंडा भारत वर्ष को हानि पहुंचाने का बदला नहीं है, और वो पाकिस्तान में आर्म्ड एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, जो कि पाकिस्तान का रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उनके हाथ में है। क्योंकि अगर भारतवर्ष से, ये मैं कुछ लोग भारतवर्ष में नहीं मानेंगे लेकिन मैं मानता हूं कि उनको अगर भारतवर्ष और पाकिस्तान में शांति हो जाए तो उनका क्या रोल रहेगा? फिर उनका ब्रेड एंड बटर तो अशांति से, हिंसा से चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जो टेररिज्म, आतंकवाद का सांप उन्होंने पाला है, अब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा वही सांप डस रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये, और पाकिस्तान में आर्मी में भी फंडामेंटलिस्ट का इनरोड बहुत हो चुका है। तो पाकिस्तान को ये लखवी, लश्कर तैयबा के चीफ वगैरह वगैरह जो टेररिस्ट हैं, जो जिनका वो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो थोड़ा कुछ कर सकते हैं उसके बारे में पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक माहौल ऐसा है, उनका हाथ बंधा हुआ है। वो एक तो उनके वो एसेट्स हैं, दूसरे वो उनके खिलाफ ज्यादा बढ़ेंगे तो जितना टेररिज्म उन पे आ रहा है उससे भी ज्यादा शायद बढ़ सकता है। शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर आप बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। फ्रांस में प्रधानमंत्री यूनेस्को को किया संबोधित। राष्ट्रपति के साथ नाव पर चर्चा, समझौतों पर बातचीत। देखिए देश देशांतर। पेरिस में प्रधानमंत्री, आज रात 8:30 बजे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के जंगलों में मारे गए 20 कथित चंदन तस्करों के मामले में पुलिसकर्मी शक के घेरे में आ गए हैं। हैदराबाद हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कुछ एनजीओ की ओर से दायर याचिका में मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था। इस बीच तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने भी चित्तूर के शेषाचलम के जंगलों में हुई मुठभेड़ पर सवाल उठा दिए हैं। एनजीओ की याचिका पर कोर्ट ने सवाल किया है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सोमवार तक राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी भी तलब की है। The court meanwhile also said that why don't you, the victims, will lodge a complaint before the police so that we can direct them to register the case under 302 IPC. That is how the arguments had taken place, and certainly the victims will definitely, on behalf of victims, definitely there will be a criminal case will be filed. हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार अपने रुख पर कायम है और उसने मारे गए लोगों को चंदन तस्कर बताया है। उधर मानवाधिकार आयोग के साथ केंद्र सरकार ने इस घटना पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है और मामले की पूरी जांच का आश्वासन दिया है। There was an encounter in Chittoor. Both the governments are ordering inquiry. Let us wait for that. And I have no sympathy as far as the terrorists are concerned. I know much about Hyderabad and background of this recent encounter also. But I am not giving a final judgment because the local government is going to order an inquiry.
चित्तूर की घटना में मारे गए कई लोग पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के रहने वाले थे, इसीलिए वहां इस घटना को लेकर विरोध तेज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री एन पन्नीरसेल्वम ने भी आंध्र प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। चेन्नई हाईकोर्ट ने भी मारे गए 6 लोगों के अंतिम संस्कार पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच टकराव के आसार हैं। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मुख्यमंत्री सईद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं घाटी में अलगाववादियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग बस्ती के विरोध में सुर तेज कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अलग बस्ती को लेकर केंद्र सरकार की योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें जम्मू में मौजूद ये कश्मीरी पंडित मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सईद अब अपने बदले रुख पर कायम है और उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों को अलग बस्ती की जगह घाटी की मिलीजुली आबादी में बसाया जाएगा। अगर हम अपनी मिलीजुली तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि उनको वापस लाएं। वापस लाने के लिए एक माहौल शोर से नहीं मिलेगा, इसको हमने कनेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन विरोध की ये दूसरी तस्वीर है। राज्य के अलगाववादी नेताओं ने श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों की वापसी के मामले पर विरोध किया। उनका कहना है कि घाटी में अलग बस्ती बसाने नहीं दी जाएगी। ये हमारा मुश्तरका फैसला है, हम यहाँ कॉलोनी बनने नहीं देंगे। हम कॉलोनी में जाना नहीं चाहते हैं। हमारी ये मुश्तरका आवाज है, हम संग संग जिएंगे, संग संग मरेंगे। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य विपक्षी दल भी अलगाववादियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने की योजना में कोई बदलाव नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं मानता हूं हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जहां पर कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के लोगों को भरपूर सुरक्षा मुहैया कराने की भी हमारी प्रतिबद्धता है। दरअसल मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 7 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप बसाने पर सहमति जताई थी, लेकिन अगले ही दिन वो अपने बयान से पलट गए। लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा शुरुआत से ही अहम रहा है, इसलिए पीडीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसे शामिल किया गया था। 90 के दशक में आतंकवाद बढ़ने के बाद लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधता से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। किसान संगठनों ने अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में अनुच्छेद 123 के तहत बार-बार अध्यादेश जारी करने के बेजा इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। भूमि अधिग्रहण से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के दोबारा अध्यादेश जारी करने को किसान संगठनों ने असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। किसान संगठनों की ओर से पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह ने बताया कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी। किसान संगठनों की दलील है कि बार-बार अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे है। याचिका में कहा गया है कि इससे कार्यपालिका विधायिका की कानून बनाने की शक्तियां छीनने की कोशिश कर रही है। किसान संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करार दिया है। इसका हम विरोध करेंगे। इसको लाना और जिस तरीके से ये संशोधन लाए हैं वो किसान के खिलाफ है। हमारी खाद्य सुरक्षा देश की उसको खतरे में डालते हैं। हालांकि सरकार बार-बार दोहरा रही है कि 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव से किसानों का ही फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी दलों से इसका विरोध छोड़ने की अपील की है। I am confident this will be approved by the parliament. I am only appealing to political parties, please do not oppose it for the sake of opposition. This is a pro-farmer bill. This is a pro-poor bill. भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा से बजट सत्र के पहले हिस्से में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन संख्या बल कम होने से इसे राज्यसभा से पारित कराने में सरकार को मुश्किलें आ रही हैं। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं। किसान संगठनों के साथ विपक्षी दलों को सबसे ज्यादा ऐतराज बिल में किसानों की सहमति और सामाजिक आकलन के प्रभाव जैसे प्रावधानों को हटाने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की धरती से संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव की मांग की है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली फ्रांस यात्रा है।
उन्होंने फ्रांस की कंपनियों को मेक इन इंडिया मिशन के अवसरों का लाभ उठाने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री ने आज यूनेस्को के पेरिस स्थित मुख्यालय में भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने संगठन यूनेस्को के मंच से प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य संगठनों में बदलाव की भारत की पुरानी मांग को जोर शोर से उठाया। फ्रांस सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करने वाले सबसे पहले देशों में शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरी दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों और तकनीक को बल प्रदान किया जाना चाहिए। This milestone reminds us of a fundamental achievement of our age for the first time in human history. We have an organization for the entire world, the United Nations. देश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओलों के चलते फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि बीमा कंपनियों का अनुमान है कि रबी के सीजन में बीमा दावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। कंपनी के महाप्रबंधक राजीव चौधरी के मुताबिक वो फिलहाल फसलों को हुए नुकसान के दावों का आकलन करने में जुटे हैं। चौधरी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से ही 25 करोड़ रुपए के दावे आ सकते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश और ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसमें गेहूं, दलहन, चना, सरसों और आलू की फसल प्रमुख है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मानकों और पर्यावरण मंत्रालय के 2010 के गाइडलाइंस को लेकर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने इन गाइडलाइंस को नहीं मानने वाले दिल्ली एनसीआर के सभी बिल्डरों को कल से ही निर्माण काम को रोकने के आदेश दिए हैं। 2010 के गाइडलाइंस में बिल्डिंग गतिविधियों में प्रदूषण रोकने से जुड़े मानकों का उल्लेख है। एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए बचाव उपाय अपनाने को कहा है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में जारी कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए कई निर्देश जारी किए। एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक के मामले में कोई भी छूट देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस और दमकल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों के मामले में छूट देने की अपील की थी। दिल्ली सरकार चाहती है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक का फैसला 6 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऐसे फैसलों को लागू करने से पहले आर्थिक और दूसरे पहलुओं पर गौर करने की जरूरत बताई। एनजीटी ने मंगलवार को 10 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों के दिल्ली में चलाने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 1000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन योजना इस महीने से बंद कर दी है। मजदूर संघों ने पेंशन योजना रोकने के विरोध में सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। ईपीएफओ का कहना है कि उसने सरकार की ओर से इसे जारी रखने से जुड़ा आदेश न मिलने पर रोक लगाई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से मिलने वाली न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन योजना को रोक दिया गया है। इस फैसले से करीब 35 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। ट्रेड यूनियनों ने सरकार के इस कदम की निंदा की है। इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का भी ऐलान किया गया है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम सेल्फ सस्टेनिंग स्कीम है, ये गवर्नमेंट की खैरात पे या उस पे नहीं है कि सरकार आम आदमी के लिए और खासकर वर्कर के लिए इनका जो रुझान है ये कारपोरेट घरानों के प्रति है, उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा ये फायदा देना चाहते हैं। पिछले साल 19 अगस्त को ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन योजना की घोषणा की गई थी और ये सितंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिए लागू की गई थी। लेकिन इस अधिसूचना को आगे नहीं बढ़ाने की वजह से ईपीएफओ ने बढ़ी पेंशन को रोक दिया है। वो पैसा सरकार का नहीं, वो पैसा कर्मचारी और नियोक्ता का सम्मिलित खाते का जमा पैसा है। उनका पैसा लेकर सरकार अपनी स्कीम चलाना चाहती है, उसकी वाहवाही लेना चाहती है, लेकिन उन सदस्यों को जो उनका हक मिलना चाहिए उसके लिए पैसा नहीं दे रही सरकार। देश में 5 करोड़ ईपीएफ खाते हैं। इसमें कर्मचारी के वेतन का 12% और नियोक्ता की ओर से 12% का अंशदान होता है। इस योग की 8.33% राशि को ही ईपीएफ पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर सुधार के संकेत दिखे हैं। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में 9 महीने की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखी। फरवरी में आईआईपी वृद्धि दर 5% रही, जो जनवरी में सिर्फ 2.6% थी और इसमें सबसे ज्यादा
मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का सहारा मिला है। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.2% का ग्रोथ रहा है, तो खनन क्षेत्र और बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी के चलते ये तेजी दिख रही है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान फरवरी के दौरान आईआईपी की ग्रोथ 2.8% थी। औद्योगिक उत्पादन में आए इस उछाल को सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। काफी एनकरेजिंग लगता है ये आईआईपी डेटा देखने में, और इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव है। काफी इंडस्ट्री को भी इसका अच्छा बेनिफिट दिख रहा है, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है इस बार इस डेटा में। तो खबरों के सफर में इतना ही।